बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मादर इल्मी सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी के जिन्ना म्यूज़ियम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये वो इदारा है जहाँ कायदे आज़म की तालीम का तवील तरीन अरसा गुज़रा और न सिर्फ उन्होंने यहाँ तालीम हासिल की बल्कि उन्होंने इस इदारे को एक स्कूल से कॉलेज का दर्जा भी दिया और अपनी पूरी जायदाद का तीसरा हिस्सा भी दिया। तो हमें इन तीनों जो एसोसिएशंस हैं जिन्ना साहब के साथ उन पे फ़ख्र है और हमने जिन्ना म्यूज़ियम में जिन्ना साहब की तालीम के सफ़र पे एक पूरी तफसील के साथ एक डॉक्यूमेंट्री एग्ज़िबिशन रखी हुई है जिसमें उनके स्कूल के दाखिले से लेके और लिंकन सेन से उनके तालीम के तकमील तक के तमाम मरहलों को उजागर किया गया है। तो हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तालीमी ज़िंदगी का जब हम जिक्र करते हैं तो उन्होंने 4 तालीमी इदारों में दाखिला लिया जो अब तक हमारे पास रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं उनके मुताबिक। और इन 4 तालीमी इदारों में एक सिंध मदरसतुल इस्लाम जहाँ उनकी ज़िंदगी का तवील तरीन अरसा यानी तकरीबन 4.5 साल का अरसा गुजरा। उनके अलावा 2 और स्कूल जहाँ उन्होंने चंद माह के लिए तालीम हासिल की, उनमें एक बॉम्बे में था जिसका नाम अंजुमन इस्लाम स्कूल बॉम्बे है और एक चर्च मिशन स्कूल जो कि कराची में ही है जहां उन्होंने 7 महीने तक तालीम हासिल की। और इन स्कूलों के अलावा उन्होंने लिंकन सेन जो कि लंदन का बहुत ही एक मायानाज तालीमी इदारा है वहां तकरीबन 2.5 से 3 साल बैरिस्ट्री की तालीम हासिल की। तो ये तमाम इदारे मिला के 4 तालीमी इदारे बनते हैं जहाँ जिन्ना साहब बहैसियत तालिब इल्म जिनसे वाबस्ता रहे। सिंध मदरसतुल इस्लाम का जब हम जिक्र करते हैं तो सबसे पहला जो रिकॉर्ड जिन्ना के तालीम के हवाले से अवेलेबल है वो इस इदारे में है और ये बात है 1887 की और 4 जुलाई जब जिन्ना साहब यहाँ पर दाखिला लेने के लिए तशरीफ़ लाते हैं एज ए स्टूडेंट। और उस वक्त इस इदारे को कायम हुए तकरीबन 2 साल का अरसा हुआ था। ये इदारा 1885 में कायम हुआ था कि मुसलमानों को, ख़ास तौर पे जो सिंध के मुसलमान हैं, उनको बेहतर से बेहतर तालीम, मॉडर्न एजुकेशन इम्पार्ट की जाए। तो जिन्ना साहब का जो पहला दाखिला है वो इस रजिस्टर पे मेंशन्ड है जिसमें 114वें स्टूडेंट के तौर पर उनका इंदराज हुआ है और नाम लिखा गया मोहम्मद अली जिन्ना और नेटिव प्लेस में लिखा गया है कराची, यानी उनका जो शहर आबाई था वो कराची। डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं की गई लेकिन उम्र मेंशन की गई है 14 साल। जिन्ना साहब चूंकि कद में लंबे थे तो उस जमाने में लोग उमूमन उम्र का अंदाजा कद के हिसाब से लगाते थे। तो सर्टिफिकेट चूंकि नहीं था तो उन्होंने, उस्ताद ने अंदाजा लगाया कि इनकी उम्र 14 साल होगी और उन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं की। आगे इनकी कास्ट के लिए लिखा गया खोजा और उसके बाद जब लिखा गया प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस का एक कॉलम था उसमें लिखा गया स्टैंडर्ड 4 गुजराती, यानी इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम गुजराती ज़बान में हासिल की थी और 4 दर्जे पास किए थे। अब मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने जो अपनी किताब लिखी है जिन्ना साहब पे, उसमें उनका ये कहना था कि जिन्ना ने अपने घर पे ये तालीम हासिल की थी। कुछ लोग कहते हैं कि किसी स्कूल में की थी लेकिन अब उसका रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। और उसके बाद कॉलम था कि पेइंग आर फ्री, कि क्योंकि ये इदारा लोगों के बहबूद के लिए खुला था तो काफ़ी गरीब स्टूडेंट्स उनको मुफ्त तालीम दी जाती थी। तो जिन्ना साहब पेइंग थे, यानी ये अपने स्कूल की फीस देने वाले स्टूडेंट्स में से शामिल थे।
اور اس کے بعد یہ پھر اسٹینڈرڈ 1 میں ہی جب پڑھ رہے تھے تو یہ چلے گئے بمبے، لیفٹ فار بمبے ان کے ریمارکس میں لکھا ہے۔ سبب یہ تھا کہ جناح صاحب کی اپنی پپھی کے ساتھ، ایک ہی پپھی تھی ان کے ساتھ بہت پیار تھا، ان کے ساتھ ان کا عشق کی حد تک پیار تھا، اور وہ ان کی شادی ہو گئی تھی بمبے میں۔ تو جب وہ بمبے شفٹ ہو گئیں تو اب جناح صاحب اپنی پپھی کو یاد کرنے لگے، تو ان کے پیرنٹس نے ان کو بمبے بھیجا تاکہ وہ اپنی پپھی کے ساتھ ملیں بھی، اور پپھی نے کہا کہ ان کی تعلیم کا بھی میں خود بندوبست کر لیتی ہوں۔ تو پپھی نے ان کو انجمن اسلام اسکول بمبے میں داخل کروایا اسٹینڈرڈ 1 میں، اور 1 مہینہ 10 دن کے بعد جناح صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے فردر تعلیم وہاں پر بمبے میں نہیں حاصل کرنی، بلکہ واپس اپنے والدین کے پاس کراچی آ جانا ہے۔ تو جناح صاحب نے اسی سال 1887 کی ہم بات کر رہے ہیں، جولائی میں ان کا یہ پہلا داخلہ ہوا، 4 جولائی کو۔ چند مہینے پڑھے، پپھی کے پاس گئے، دوبارہ واپس آ گئے، تو ہمارے پاس ان کا دوسری دفعہ داخلہ ہوتا ہے جو اس رجسٹر میں مینشنڈ ہے، جس کی آپ کاپی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ان کا جو داخلہ ہے 178ویں اسٹوڈنٹ کے طور پر اسی سال میں ہوتا ہے۔ محمد علی جناح، اور وہی برتھ پلیس ان کا کراچی دکھایا گیا ہے، اور یہاں پر اب وہ چونکہ آئے ہیں تو اپنے ساتھ اب سرٹیفکیٹ لے کے آئے تھے انجمن اسلام اسکول بمبے میں۔ بمبے چونکہ بڑا شہر تھا، اس لیے وہاں برتھ سرٹیفکیٹ کے بغیر وہاں داخلہ نہیں ہو سکتا تھا، جیسے ہمارے ہاں تو صرف ایج بتا کے یا اندازہ لگا کے لکھا جا سکتا تھا۔ تو جناح صاحب جب وہ سرٹیفکیٹ لائے تو اس میں ان کی ڈیٹ آف برتھ مینشن تھی 20 اکتوبر 1875۔ اس حساب سے ان کی جو اصل عمر وہ بنتی ہے 12 سال 2 مہینے اور 4 دن، جب ان کا دوسری مرتبہ داخلہ ہوا ہے۔ تو اس سے ہم یہ ازیوم کرتے ہیں کہ چونکہ پہلے میں ان کے قد کے وجہ سے اندازہ ٹیچر نے لگایا غلط تھا، تو 14 سال لکھی گئی، دوسری مرتبہ اس کو 12 سال 2 مہینے 4 دن باقاعدہ ڈیٹ آف برتھ کے ساتھ مینشن کیا گیا۔ اور پھر یہ پڑھتے رہے مستقلاً تقریباً 3.5 سال تک لگاتار، اور 5 جنوری 1891 میں ان کا دوبارہ بمبے جانا ہوا، اور یہاں سے پھر ان کا نام اس حوالے سے کٹا کہ یہ بمبے چلے گئے۔ لیکن 1 مہینہ 8 دن کے اندر جناح صاحب پھر واپس آئے۔ یہاں سندھ مدرسہ کا قانون یہ تھا کہ 1 مہینے سے زیادہ چھٹی نہیں ملتی تھی۔ اب بمبے انسان جاتا تھا، اس زمانے میں ریل نہیں تھی بمبے کے لیے، اس زمانے میں جہاز نہیں تھے، تو بحری سفر ہوتا تھا، اور وہ بڑا لمبا کئی دنوں پہ محیط ہوتا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ جب بندہ جاتا تھا تو اس کو وقت لگ جاتا تھا۔ تو جناح صاحب جب واپس آئے تو پھر انہوں نے آ کے داخلہ لیا۔ اب یہ 430ویں اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے محمد علی جناح بھائی، وہی تاریخ لکھی گئی 20 اکتوبر 1875۔ اب ان کی عمر 15 سال 3 مہینے اور 20 دن ہو چکی تھی۔ اسٹینڈرڈ 4 انگریزی کا اس وقت یہ پڑھ رہے تھے، اور تاریخ لکھی گئی ہے 9 فروری 91، یعنی 9 فروری کو یہ واپس آئے۔ 5 جنوری کو گئے اور 9 فروری کو واپس آئے، تو 1 مہینہ 4 دن کے قریب ان کا ڈیوریشن باہر گزرا۔ پھر یہ پڑھتے رہے اسٹینڈرڈ 5 تک یہاں پڑھے، اور 30 جنوری 1892 کو انہوں نے یہاں پر اپنی تعلیم کو خیر بات کہا، اور سبب لکھا گیا لیفٹ فار کچھ آن میرج، کہ شادی کی غرض سے کچھ چلے گئے۔ اب یہاں سندھ مدرسۃ الاسلام میں جولائی 1887 سے لے کے جنوری 1892 تک 4.5 سال کا تعلیمی عرصہ ان کا یہاں پر گزرا ہے، اور اس میں 2 مہینے اگر آپ نکال بھی دیں، 1 مہینہ انجمن اسلام اسکول بمبے کا، 1 مہینہ ایبسنس کی وجہ سے جو ان کا وزٹ تھا، تو باقی ان کا 4.5 سال کا عرصہ یہاں پر گزرا۔ یہاں جو ان کی تعلیم تھی اس کی خصوصیات کیا تھیں؟ خصوصیات یہ تھی کہ یہاں پر جو تعلیم تھی وہ ماڈرن ایجوکیشن بھی دی جاتی تھی اور اسلامی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔
जो किताबें जिन्ना के दौर में मौजूद थीं, उन किताबों के यहाँ टाइटल्स आपको नजर आएंगे, जहां पर कुरान के ऊपर भी किताब मौजूद है और रोम के ऊपर भी किताब मौजूद है, शेक्सपियर और जो दूसरे शोरा हैं उनके मुतालिक भी किताबें मौजूद हैं। ये किताबें एक तरह से इंसान को एक कॉस्मोपॉलिटन एक आउटलुक देती थीं स्टूडेंट्स को, कि वो अपने मजहब से भी आगाह होते थे और उसके साथ जो दुनिया के बाकी लोग हैं, मुख्तलिफ कल्चर्स हैं, मुल्क हैं, उनके मुतालिक भी उनको आगाही मिलती थी। तो जिन्ना साहब का एक तो यहाँ का जो एजुकेशन का अरसा गुजरा, उसकी खुसूसियत ये थी कि उनको एक बहुत बड़ा आउटलुक मिला, और उसके अलावा यहाँ पर जो खुसूसियात उनको दूसरी दो मिली तालीम में, एक उनकी अंग्रेजी पे जो दस्तरस है, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ाने के लिए जो असातिज़ा थे वो एक अंग्रेज मिस्टर HP जेकब के अंडर में अंग्रेजी पढ़ाते थे। HP जेकब अंग्रेज था खुद, और वो यहाँ सिंध मदरसा में आके दिनों के दिन गुजारता था, और वो खुद शायर था। इसलिए जो भी जिस क्लास में वो जाके बैठता था, और जाहिर है कि क्लासें बहुत कम थी, अभी नया इदारा बना था, तो वो बैठ के सारा दिन उन बच्चों से पोइट्री सुनता था, और अगर एक प्रोनाउंसिएशन किसी बच्चे की गलत हो जाए तो HP जेकब उस पर बहुत नाराज होते थे, उस टीचर को सजा मिलती थी, तनख्वाह कटती थी। तो इस वजह से पूरे का पूरा इदारा बहुत मेहनत करता था कि किसी तरह से हम अंग्रेजी में अपने बच्चों को दस्तरस दिलवाएं। तो ये वो पुराने जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं उनमें से एक्सर्ट्स हैं, जिसमें बताया गया है कि HP जेकब का कितना रोब दबदबा था, अंग्रेजी वो कैसे सिखाता था। तो जिन्ना साहब उसके हाथों अंग्रेजी उन्होंने हासिल की। दूसरा, जो अंग्रेज के आला तरीन अफसरान थे, उनके साथ जो पहली मेल मुलाकात जिन्ना साहब की हुई, वो इस इदारे में हुई बहैसियत तालिब इल्म। मसलन इस पूरे मुत्तहदा हिंदुस्तान का, जिसमें आज का हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तीनों मुल्क शामिल थे, इनका जो सबसे बड़ा फंक्शनरी था उसको वायसराय कहते थे, और वो वायसराय कलकत्ता में रहता था। अभी दिल्ली भी दारुल हुकूमत नहीं बना था, दारुल हुकूमत दिल्ली से पहले कलकत्ता हुआ करता था। तो वो कलकत्ता से कराची आया, सिंध मदरसा के तुलबा के साथ उसकी निशस्त हुई, उनको एड्रेस किया। अब ये आज के जमाने में इसको इमेजिन करना भी मुश्किल है कि कितनी अहमियत उस जमाने में वायसराय को होती थी। तो वायसराय के साथ जिन्ना साहब जाहिर है उस फंक्शन में होंगे, क्योंकि उसी दौरान हुआ है जब वो यहाँ के स्टूडेंट हैं। फिर जो सिंध का सूबा था, ये बम्बे प्रेसिडेंसी के साथ मुंसलिक था। तो बम्बे के जो गवर्नर्स थे, वो यहाँ पर अंग्रेज गवर्नर्स वो आते थे, बड़ी बड़ी तकारीब होती थी, बड़े फंक्शंस होते थे, उनको बहैसियत एक तालिबे इल्म के जिन्ना साहब अटेंड करते थे। तो एक इंटरेक्शन के जो गोरों के साथ, अंग्रेजों के साथ जो एक इंटरेक्शन, जो अथॉरिटी वाले लोगों के साथ, वो जिन्ना साहब का इस इदारे में इब्तदा उसकी यहाँ हुई। और यही सबब है कि आप उनकी शख्सियत में देखेंगे कि कभी मरऊब नहीं होते थे, बड़े से बड़े लोगों के आंखों में आंख मिला के बात करते थे, और जाहिर है बड़े रीजनेबल लॉजिकल आदमी थे, लेकिन मरऊब नहीं होते थे, ड्यूरस में नहीं आ जाते थे। तो वो एक उनके बचपन से जितना एक्सपोजर था उसका असर था। उसके अलावा इस जगह पर हमने उन दो स्कूलों का जिनका मैंने जिक्र किया, ऊपर अंजुमन इस्लाम स्कूल बम्बे की तस्वीर है जहां इनका 1 महीना तकरीबन गुजरा, और नीचे CMS स्कूल की है जहां पर इनके 7 महीने का अरसा गुजरा। और ये CMS स्कूल का रजिस्टर, जिसमें मेंशन किया गया है कि सिंध मदरसा से जिन्ना साहब आए थे पहले, वहां पढ़े हुए हैं, और तारीख उनकी जो दाखिला की है वो मेंशन की गई है कि 8 मार्च 1892 को, यानी जब शादी करने के गर्ज से गए तो 30 जनवरी को गए। जब वापस आए 1 महीना और 8 दिन के बाद, तो फिर उन्होंने CMS में दाखिला लिया, लेकिन वहां उनका अरसा 7 महीने से ज्यादा नहीं गुजर पाया। तो ये कॉर्नर उनके स्कूल एजुकेशन पे मुहित है। इस जगह पर सिंध मदरसा के साथ जिन्ना की जो वाबस्तगी रही है उसका जिक्र है कि स्कूल तो 3 उनके रहे,
لیکن وابستگی ان کی سندھ مدرسہ کے ساتھ دو حوالوں سے بہت اہم رہی۔ یہ جو تصویر ہے یہ اس وقت 21 جون 1943 کو جناح صاحب سندھ مدرسہ کالج کا افتتاح کرنے کے لیے آئے۔ ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، لیکن قائد اعظم ہندوستان کے مسلمانوں کے قائد اعظم بن چکے تھے، اور ان کو یہاں سے ایک دعوت نامہ گیا کہ ہمارا جو ادارہ ہے یہ اب اسکول سے کالج کے درجے تک پہنچا ہے، تو اس کالج کو درجہ دینے کا جو سلسلہ ہے اس میں آپ آئیے چیف گیسٹ کے طور پر۔ تو جناح صاحب نے وہ ریکویسٹ قبول کی، اور اس موقع پہ جو تقریب ہوئی، اس تقریب میں جو ان کی تقریر تھی اس کو دوسرے دن کے اخبارات نے کیری کیا، یعنی 22 جون 1943 کے اخبارات ہیں جن میں اسٹار آف انڈیا اخبار تھا، کلکتہ سے چھپتا تھا، اور مارننگ نیوز، دونوں اخباروں میں اس بات کا ذکر ہے کہ جناح صاحب تقریر کرتے ہوئے جذباتی ہو گئے۔ لوگوں کو حیرت اس حوالے سے ہوئی کہ جناح صاحب عموماً جذباتی نہیں ہوتے تھے اور بڑے ہی لاجیکل آدمی تھے، تو ان کی حیرت کو بھانپتے ہوئے جناح صاحب نے ایکسپلین کیا، کہا کہ مجھے معاف کیجئے کہ میں جذباتی ہو رہا ہوں، سبب اس کا یہ ہے کہ یہ میرا مادر علمی ہے، اور 55 سال پہلے میں ایک اسکول بوا کی حیثیت سے یہاں کھیلتا تھا، میں یہاں پر پڑھتا تھا، اور میں اس ادارے کے ایک ایک انچ سے واقف ہوں۔ آج مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ سندھ مدرسۃ الاسلام اسکول سے کالج کا درجہ پایا ہے، حالانکہ 55 برس گزر گئے ہیں اور اس کو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی یہ اچھی بات ہے کہ اب یہ کم از کم کالج کے درجے تک پہنچا۔ تو ایک تو جناح صاحب کا کنٹریبیوشن یہ تھا کہ اس مادر علمی کو انہوں نے اسکول سے کالج کا درجہ دیا۔ دوسرا، اس سے بھی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اہم جو ان کا کنٹریبیوشن ہے کہ جب اپنی آخری وصیت لکھ رہے تھے، اور لوگ ہمیشہ آخری وصیت میں اپنے پیاروں کو یاد کرتے ہیں، اپنے بچوں کو یاد کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کو، جناح صاحب نے اپنے مادر علمی کو اور دو اور مسلمانوں کے بڑے ادارے ان کو یاد کیا۔ ان میں ایک علی گڑھ یونیورسٹی، اس کو دیا حصہ، اور ایک حصہ اسلامیہ کالج پشاور۔ نیا کالج بنا تھا اور پختونوں میں تعلیم کے فروغ کے لیے بڑا اہم کردار ادا کر رہا تھا، تو جناح صاحب نے اپنی پوری جائیداد کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ سندھ مدرسہ کو دیا، ایک حصہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو دیا، اور ایک حصہ اسلامیہ کالج پشاور کو دیا۔ تو اس طرح سے سندھ مدرسہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ نہ صرف یہ قائد اعظم کی مادر علمی ہے بلکہ اس کی وارث بھی ہے، ایک وراثت کی ایک حصے دار ہے۔ تو ہم ہمیشہ اپنے طلباء کو بھی یہی سمجھاتے ہیں کہ آپ نہ صرف قائد اعظم کے فیلو جو المنائے ہیں بلکہ اس کے ساتھ اس کی وراثت بھی آپ کے پاس ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی پوری جائیداد اس طرح سے دی۔ اکتوبر 1892 جناح صاحب نے یہاں پر جو پاکستان کے یا اس وقت ہندوستان تھا وہاں کے تعلیمی اداروں میں اپنی تعلیم پوری کرنے کے بعد یہی فیصلہ کیا کہ اب انگلستان جاتے ہیں، اور ان کے جو والد محترم تھے ان کا چونکہ بزنس کے ساتھ تعلق تھا، تو انہوں نے اپنے بزنس پارٹنرز کے ساتھ بات کی کہ گریہمز اینڈ کمپنی کا ہیڈ آفس لندن میں تھریڈ نیڈل اسٹریٹ پہ ہوتا تھا، کہ وہاں پر ان کو عملی تربیت دی جائے تاکہ جناح صاحب ایک کامیاب کاروباری شخص بن سکے۔ اس کمپنی نے جناح صاحب کو ایکسیپٹ کیا ایز این اپرینٹس، جیسے انٹرنشپ کے طرح سے آج کل بچے کرتے ہیں، اس زمانے میں اپرینٹس شپ ہوتی تھی کہ آپ کو اس جگہ پر بٹھایا جاتا تھا جو ان کی فیکٹری کی ہیڈ آفس ہے، اور وہاں پر آپ کو سارا کام دیا جاتا تھا تاکہ آپ کام سیکھیں۔ تو جناح صاحب نے چند مہینے تو اس گریہمز کمپنی تھریڈ نیڈل اسٹریٹ تھی جہاں پر گریہمز کمپنی کا وہ دفتر تھا، وہاں تربیت حاصل کی، لیکن کچھ عرصے کے بعد ان کی جو بہن ہیں ان کے کہنے کے مطابق انہوں نے یہ سوچا، انہوں نے اپنی بہن کو یہ خود بتایا کہ میں سوچتا تھا کہ اگر میں نے کاروبار میں مہارت بھی حاصل کر دی تو میرے زندگی کا حاصل کیا ہوگا؟ حاصل یہ ہوگا کہ میں ساری زندگی نفع اور نقصان کی بیٹھ کے ان کا حساب کتاب کروں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ایسا کام کروں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کا بھلا ہو، اور صرف یہ نہ ہو کہ میں نفع اور نقصان کے چکر میں پڑا رہوں۔ تو جو راستہ تھا جس میں ان کی رہائش گاہ، اور وہ ہم نے یہاں دکھائی ہے کہ ان کی جو رہائش گاہیں تھیں
ये किन्सिंगटन एरिया में ये जो सी और डी जगहें हैं, ये इनकी रिहाइश गाहें थी। और थ्रेड नीडल स्ट्रीट पे यहाँ पर उस कंपनी का दफ्तर था जहां पर ये अप्रेंटिसशिप करते थे। बीच में रास्ते में ब्रिटिश पार्लियामेंट पड़ता था, जहां पर हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, वहां पर बड़ी तकारीर होती थी, वुज़रा तकरीरें करते थे, लीडर्स करते थे। तो जिन्ना साहब इन तकारीर को सुनने के लिए पार्लियामेंट हाउस जाया करते थे, ब्रिटिश में विजिटर्स गैलरी में। वहां उन्होंने किसी से पूछा कि ये लीडर्स कैसे बनते हैं, क्योंकि दूसरे दिन अखबारात में वो जो उनकी कही हुई बातें थी वो छपती थी। तो जिन्ना साहब ने जब पूछा तो उनको बताया गया कि इनमें से अक्सर लोगों ने कानून की तालीम हासिल की है। तो जिन्ना का भी ये इरादा बना कि अब हमें कानून की तालीम हासिल करनी चाहिए। उनके वालिद इस तालीम के हवाले से इस हक में नहीं थे कि वो अपने बिजनेस की तालीम को छोड़ के लॉ में जाएं। जिन्ना साहब को टोटल 800 पाउंड दिए गए थे। तो उन्होंने एक अपने ऊपर ये फैसला तारी किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, इन्हीं पैसों में से मैं लॉ की तालीम हासिल करूंगा। जब लिंकन सिन, जो कि अगेन ब्रिटिश पार्लियामेंट के करीबी है, जब वहां गए तो वहां पर दाखिला लेने के लिए आपको बीए की डिग्री चाहिए होती थी। जिन्ना साहब के पास तो जाहिर है कि नहीं थी, क्योंकि वो जब यहाँ से गए थे तो स्टैंडर्ड 6 में थे अंग्रेजी के। 1 साल अभी और जब वो पढ़ते तो फिर मैट्रिक होता। तो जिन्ना साहब चले गए। लेकिन लिंकन सिन में ही एक और तरीका भी दाखिला लेने का था, और वो ये कि एक इम्तहान, एंट्रेंस टेस्ट जिसको कहते हैं, वो कंडक्ट किया जाता था। अगर कोई आदमी उस डिग्री के बगैर भी उस इम्तहान में बैठना चाहे तो वो बैठ सकता था। उसकी शर्त ये थी कि आप तालीम में अच्छे हों। तो जिन्ना साहब की तो एजुकेशन सिंध मदरसा में जो गुजरी थी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। उन्होंने कहा कि मैं इसमें एंट्रेंस टेस्ट में अपीयर होता हूँ। एक सिर्फ कबाहत ये आई कि वहाँ पर उनके पास ज़रूरत थी कि आप अगर इम्तहान देते हैं तो लातीनी ज़बान का पेपर भी देना पड़ता था। जिन्ना साहब को लातीनी ज़बान नहीं आती थी, तो इस वजह से उन्होंने ये दरख्वास्त लिखी। ये हैंड रिटन एप्लीकेशन है जिसमें ये दरख्वास्त कर रहे हैं लिंकन सिन से कि मुझे इस एंट्रेंस टेस्ट में लातीनी ज़बान से एग्जेम्पशन दिया जाए, यानी मुझे इजाज़त दी जाए कि मैं लातीनी ज़बान का पेपर में अपीयर न हूँ। और उस वक्त इतनी फ्लेक्सिबिलिटी थी कि उनकी इस दरख्वास्त को कबूल किया गया, और बाकी सब्जेक्ट पे तो जिन्ना साहब की महारत थी। तो इस तरह से वो उन्होंने एंट्रेंस टेस्ट पास किया। और ये लिंकन सिन का रजिस्टर है जिसमें आप रिबन के ऊपर देख सकते हैं कि 5 जून 1893 को जिन्ना साहब का दाखिला रिकॉर्ड हुआ है, और जिसमें लिखा गया है कि मोहम्मद अली जिन्ना भाई ऑफ कराची, इंडिया, ब्रैकेट में 19 का मतलब था कि इनकी उम्र 19 साल है। उसके बाद 1 का मतलब था कि फर्स्ट सन, यानी पहला बेटा। और किसका पहला बेटा? उनके वालिद का नाम लिखा हुआ है जिन्ना भाई ऑफ कराची, सिंध, इंडिया, अफोरसेड मर्चेंट। तो अब बाकी लोग आप देखेंगे कि जिन्ना के अलावा जिन लोगों के दाखिले हुए हैं उनमें से अक्सर वो बीए उन्होंने किया हुआ है, और बाकी चंद लोग ऐसे हैं जो कि एंट्रेंस टेस्ट के जरिए से अपीयर हुए हैं। तो जिन्ना साहब का यहाँ 1893 में ये दाखिला हुआ, और ये 3 साल का अरसा उन्होंने बार की तालीम हासिल की। मुख्तलिफ यहाँ पेपर्स हैं जो लाइब्रेरी के हवाले से हैं, बाकी जगहों के हवाले से हैं। फाइनली 1896 में, यानी तकरीबन 3 साल के अरसे में, उन्होंने तमाम फॉर्मेलिटीज डिग्री की पूरी कर ली। अब उन्होंने एक और दरख्वास्त लिखी, और अगेन वो हैंड रिटन दरख्वास्त है जिसमें अब उनका रिक्वेस्ट ये है कि मैंने तालीम अपनी पूरी की है, लेकिन मेरे नाम के साथ जो जिन्ना भाई लिखा हुआ है उसको भाई का जो हर्फ है वो ड्रॉप कर दिया जाए, उसको सिर्फ जिन्ना तक महदूद किया जाए। और उसका सबब उन्होंने ये दिया कि हिंदुस्तान में भाई का मतलब एक ऑनरिफिक एड्रेस है, कि जैसे हम मिस्टर कहते हैं, जनाब कहते हैं, इसी तरह से इज्जत देने के लिए हम भाई कहते हैं। तो उसके बजाय मुझे मिस्टर के नाम के साथ मिस्टर M.A. जिन्ना करके बुलाया जा सकता है। तो ये इनकी दरख्वास्त भी मंजूर हुई, और फिर ये डिक्लेरेशन सारे उनके मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से
इशू है, लिखा हुआ है हर जगह ब्रैकेट में कि ओरिजिनली एडमिटेड एज मोहम्मद अली जिन्ना भाई। और फाइनली जब इनकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई तो ये 28 अप्रैल 1896 को जो लिंकन से इनका ग्रेजुएशन रजिस्टर है उस पे इन्होंने 50 पाउंड के स्टैम्प के ऊपर साइन किए हैं। ये प्रोपोजर थे जिन्होंने इनको प्रोपोज किया कि अब इनकी तालीम कंप्लीट हुई है। और आज लिंकन सेन ने अपना जो हॉल ऑफ फेम है वहाँ ये जिन्ना साहब की तस्वीर लगा रखी है, जिसमें उन्होंने अपने आला तरीन जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अचीवमेंट्स की हैं उनका जिक्र किया है। वहाँ जिन्ना साहब का पोर्ट्रेट मौजूद है। तो इस तरह से जिन्ना साहब की तालीम लिंकन सेन में जाके और अपने इख्तिताम तक पहुंची है।